तो एक कंसेप्ट अपन चालू करते हैं इसके अंदर जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या नाम है? फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इस नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब एक प्रोग्राम में सेम नाम के एक से ज्यादा क्या होंगे? फंक्शंस होंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास क्या होंगे? अगर सेम नाम के क्या है? फंक्शंस है। अब सेम नाम के फंक्शन, जैसे मान लो अपने पास एक क्लास के अंदर सेम नाम के स्टूडेंट हो गए, अगर मैं किसी एक का नाम बोलूंगा तो कौन सा वाला सुनेगा? किसको बोला मैंने, कैसे पता चलेगा? तो वो तो एरर होगी ना एक तरीके से, है ना। कंपाइलर के लिए सी में तो क्या होगी? बेसिकली एरर होगी। तो अगर मैं सेम नाम का अगर कोई फंक्शन बनाऊंगा तो अब मैं जब कॉल करूंगा तो नाम से ही कॉल करूंगा मैं तो फंक्शन को। एक्स वाई जेड नाम से कोई फंक्शन बनाए तो अपन कॉल कैसे करेंगे? एक्स वाई जेड नाम से। अब जब एक्स वाई जेड नाम से फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक्स वाई जेड नाम से अगर हमारे पास और भी अगर फंक्शन होंगे तो फिर वहां पर तो क्या होगी? एरर आएगी ना कि कौन से वाले एक्स वाई जेड को कॉल करना है। तो फिर एरर को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा वो अपन समझते हैं किसकी हेल्प से? फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से, ठीक है ना। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि बाय द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, बाय द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, शॉर्ट में लिख दूं फंक्शन ओडी, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से अपन क्या कर सकते हैं? बाय द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग वी कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन कॉर्पोरेट, है ना। मतलब कॉर्पोरेट मतलब एक साथ कंबाइन करना, है ना। ठीक है, वी कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन वन फंक्शन, वी कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन विद जिनका नाम क्या होगा? सेम नेम, ठीक है ना। जो कि क्या होंगे? सेम नेम के होंगे। तो वी कैन इनकॉर्पोरेट, हम शामिल कर सकते हैं मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन विद सेम नेम, जो कि क्या होंगे? सेम क्या होंगे? नेम के होंगे, और एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर अपन इन अ सिंगल प्रोग्राम, तो एक ही प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? एक से ज़्यादा क्या करेंगे? अगर यूज़ कर रहे हैं हम फंक्शन, लेकिन वो जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे क्या होंगे? सेम प्रोग्राम के अंदर होंगे और सेम नेम के होंगे, है ना। तो प्रोग्राम में लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई ऐड हुआ क्या? पलक, ठीक है। तो समझ में आया डेफिनेशन कि हमको क्या करना है कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्या करना है? फंक्शन यूज करने सेम नाम के। किस नाम के? सेम नाम के। बट सेम नाम के फंक्शन अगर यूज करेंगे तो एरर आएगी। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलिए पहले प्रॉब्लम समझ लें फिर उसका सॉल्यूशन समझते हैं अपन। तो एक हेडर फाइल लगाई अपने। हेडर फाइल क्या होती है अपनी? आयोस्ट्रीम। फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, कुछ गलती हुई है ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा डॉट सी में बना रहे हैं अपन, सी पी पी, रिनेम करना पड़ेगा ना इसको, सी पी पी, ठीक है। प्लस प्लस में आ गए अपन अब। अच्छा न्यू नाम्स तो ऑलरेडी बनी हुई है, न्यू 1 2 3 कर देते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए, अब पहले अपन फंक्शन का क्या देते हैं? प्रोटोटाइप, सभी को पता होगा। प्रोटोटाइप, कॉलिंग और डेफिनेशन, ये तीन चीजें लेते हैं अपन। तो मैंने वॉइड एक एक्सवाइजेड नाम से क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और सेम में क्या कर रहा हूँ? वॉइड एक्स वाई जेड नाम से क्या बनाया मैंने? फंक्शन बनाया। तो देखो ये हमको एरर मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी अपने को? एरर, क्योंकि हम सेम नाम के फंक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं कॉल करूंगा तो फिर क्या आएगी? एरर आएगी। जैसे अगर मान लो मैं या इनमें दो आर्ग्यूमेंट पास कर लेता हूँ, एक में मैं दोनों में क्या करूंगा? इंटीजर वैल्यू पास करूंगा। तो ये कौन सा हो गया? नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। पता है ना, चार टाइप में से अपना ये हो गया नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं? दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो फंक्शन को कॉल करेंगे। अब बनाते हैं मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर आ गए। अब मैंने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया। तो फंक्शन को कॉल किया तो एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड फंक्शन को कॉल किया तो मैं कितने आर्ग्यूमेंट पास करूंगा इसके अंदर? दो आर्ग्यूमेंट। तो मैंने जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो 10 और 20 दो आर्ग्यूमेंट जब ये जाएंगे कहाँ पर? इसकी डेफिनेशन में। तो अपने को डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो अब देखिए एक्स वाई जेड, और एक वैल्यू में किस में लूंगा? एक्स में, और मान लो दूसरी वैल्यू में किस में ले रहा हूँ? वाई में ले रहा हूँ, चलेगा ऐसे। ए भी आप कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। और फिर इसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट अपने, और फिर मैं यहाँ पर जब प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखेंगे? सी आउट। एक वैल्यू में किसकी शो कर रहा हूँ? एक्स की। तो यहाँ पर लिखा मैंने एक्स इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी?
x से, और इसके बाद फिर y इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास, y से। ठीक है, टैप डिस्टेंस या स्लैश क्या लगाया आपने, कुछ भी नहीं लगाया, टैप डिस्टेंस के लिए स्लैश टी लगा देते। ठीक है, तो देखो अब ये तो एक ही फंक्शन की डेफिनेशन हुई है, अभी इस वाले की माने या इस वाले की माने, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो कौन से वाले की डेफिनेशन होगी। चलो मैं रन करके देखता हूँ पहले तो। ये देखो रन किया अपन ने, तो देखो यहाँ पर आउटपुट दिख गया अपने को, दिखा। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, मैं एक सेम डेफिनेशन और बना देता हूँ, क्योंकि देखो सेम नाम के फंक्शन है, तो सेम नाम के फंक्शन है तो डेफिनेशन भी क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। और बस ऑपरेशन अपन अलग कर सकते हैं इसके अंदर, पहले y की वैल्यू दिखाना हो z की, वो अपन अलग कर सकते हैं। तो अभी समझ में भी नहीं आएगा कॉल कौन सा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें किसकी वैल्यू शो कर लेता हूँ, y की, और इधर अपन किसकी कर देते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, कुछ गलती हुई क्या, सी आउट सब कुछ सही, या फिर कुछ गलती, बाय में कहाँ आ गया, अब तो यहाँ वाई हो जाएगा। अच्छा वो उधर उधर चेंज नहीं करा था मैंने, ओके। तो ये हो गया अपना, इधर क्या आएगा, जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब कॉल करें अपन, तो कॉल करें, देखो तो एक्स वाई जेड हमारे पास फंक्शन जब कॉल हुआ तो दो वैल्यूज आ रही है, तो देखो दो आर्ग्यूमेंट तो ये फंक्शन भी ले सकता है और दो आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन भी ले सकता है, तो क्या होगा इसमें, रन किया मैंने, तो देखो इस बार मेरे पास क्या आ गई, एक एरर आ गई कि नहीं। ठीक है ना, एक डेफिनेशन थी पहले, तो एक ही डेफिनेशन चल रही थी। ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही दो डेफिनेशन लिख दी तो वहां पर क्या हो गई, एरर आ गई। ठीक है, क्योंकि सेम नाम है ना फंक्शन का, देखो आप, एक्स वाई जेड नाम का ये भी और एक्स वाई जेड नाम का ये भी है, तो एक वैल्यू मेरी एक्स में जानी थी और वाई में जानी थी, तो हुआ क्या, सेम नाम के होने के कारण ना उसको वैल्यू दे पा रहा ना वो अगले वाले को दे पा रहा, दोनों ही नहीं चल रहे, आ रहा समझ में। तो फिर इस केस में अपन क्या करेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास सेम नाम के फंक्शन है और हमको चलाना है हमको, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल है, की पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक रूल मैं आपको बता दूं, तो रूल ये होता है कि डिफरेंट करने पड़ेंगे आपको, उसमें क्या, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आर्ग्यूमेंट की संख्या क्या करनी पड़ेगी आपको, बदलनी पड़ेगी। मतलब सेम नाम का फंक्शन आप लो, कोई इशू नहीं है, बट उसमें जो आर्ग्यूमेंट की संख्या वो आप क्या कीजिए, चेंज कीजिए। मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इधर देखिए पहले वाले फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट है, दो, नीचे वाले में भी कितने हैं, दो है, तो आप नाम सेम रखो कोई इशू नहीं है, बट आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर दो, अगले में कितने कर दो आप, तीन कर दो। आ रहा समझ में, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कर दिए मैंने, बढ़ा दिए। आ रहा समझ में, ऐसा है कि अगर आपका अब देखो फंक्शन का नाम तो वही है, इसका भी नाम एक्स वाई जेड और इसका भी नाम क्या है, एक्स वाई जेड है, लेकिन अब अगर मैं कॉल करूंगा देखना, तो हमारे पास दो फंक्शन है तो दो डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी अपने को, दो फंक्शन तो क्या लिखनी पड़ेगी, दो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया, लेट हो गया ऐसा, वाह यार। अब बीच में समझ में कैसा आएगा, चलो अब देखते हैं। ये देखो अब क्या करेंगे अपन, इंटीजर एक क्या ले लिया मैंने, z, तो देखो एक मैंने अब जब कॉल किया, पहली बार जब कॉल किया, तो पहली बार जब कॉल किया तो दो वैल्यू पास करी, और दो वैल्यू पास करी तो दो वैल्यू कौन से वाले फंक्शन ले सकता है, ये वाला, ये वाला ले सकता है ना। तो देखो ये अभी ये वाले के पास जाएगा क्या कॉल, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको कितने आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है, इस वाले को नीचे वाले को, इसको तीन की जरूरत है और उसको कितने की जरूरत है, दो की जरूरत है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला कॉल होगा ना, जब कॉल करेंगे देखो ये भी एक्स वाई जेड और ये भी क्या है, एक्स वाई जेड है, दोनों का नाम क्या है, बेसिकली सेम है। तो यहाँ पर जैसे एक्स वाई जेड को अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो ये वाली डेफिनेशन में जाएगा और ये वाले को एग्जीक्यूट कर देगा, रन करें इसको अपन, ये देखो 10 बार बिना एरर के क्या होगा, प्रोग्राम चल जाएगा अपना। ये देखो चल रहा है, एक्स कितना हो गया 10 और वाई कितना हो गया 20। अब मैं गया जैसे यहाँ पर, अब मुझे अगर नीचे वाले को कॉल करना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, तीन, एक मैंने ले लिया 40, एक ले लिया 50 और एक ले लिया 60। अब बताइए कौन सा वाला कॉल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला कॉल हो जाएगा, क्यों,
नाम तो हम एक्स वाई जेड से ही कर रहे हैं, बट इस बार डिपेंड कर रहा है उसके आर्ग्यूमेंट की संख्या पे, कि जितने आर्ग्यूमेंट्स अपन भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है ना, क्लियर है इतना? तो दोनों चीज़ हो गई। ये देखो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट। तो देखो इससे भाई कितने, इसमें जेड की वैल्यू को शो नहीं करवाई अपन ने, तो इसमें जेड भी शो करवाना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ पर अपन लेंगे, इसको शो करवाएंगे स्लैश, सर फैन ऑन कर दो। फैन बंद हो गया क्या? ठीक है, तो देखो z को अपन ने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, अब स्लैश एन भी लगाना पड़ेगा ना सर मान लो नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3 और आर्गुमेंट 2 ही हो तो। हाँ वो ही बताया था, उसके लिए डिफॉल्ट आर्ग, इसी के बाद वाला कंसेप्ट है। तो देखो ये हो गया, ये देखो x की वैल्यू कितनी हो गई 10 और 20, और इसकी कितनी हो गई 40 50 और 60, है ना। अब एक चीज़ और बता दो, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, वो उसके बाद वाली कंसेप्ट है। अब देखो मान लो कि मुझे आर्ग्यूमेंट 2 ही रखना है, कितने रखने हैं आर्ग्यूमेंट, 2 रखने हैं। तो अगर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट रखना है तो मैं 2 आर्ग्यूमेंट रख सकता हूँ क्या किसी फंक्शन में वापस से? नहीं रख सकता ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, अभी मैंने रूल बताया ना आपको कि क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। क्या? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो मैं इसलिए क्या करूंगा यहाँ पर, वाइड एक्स वाई जेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट करूंगा, तो मुझे 4 आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे। या तो कितने लेने पड़ेंगे, एक किसी में नहीं लिया तो एक ले सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे 2 ही आर्ग्यूमेंट लेने तो फिर हमको एक दूसरा रूल आता है। दूसरा रूल ये होता है कि डिफरेंट कर सकते हैं उसका क्या, फंक्शन। नहीं नहीं, फंक्शन का नाम फिर चेंज कर देंगे तो फिर वो कैसे होगा, ओवर लोडिंग कैसे होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कर सकते हैं। क्या कर देंगे, उसके आर्ग्यूमेंट का टाइप बदल देंगे अपन। मतलब ऐसा कि यहाँ पर क्या है, एक इंट है तो एक में क्या कर दो आप प्लॉट, तो ये वैलिड है। टाइप बदल दिया उसका हमने, कि अगर 2 इंटीजर टाइप के थे तो अगले में क्या ले लिया मैंने। और बेसिकली ओवरलोडिंग चल रहा है चैप्टर अपना, ओवरलोडिंग चल रहा है तो वहाँ पर ओवरलोडिंग में अपन फ्लॉट की जगह जो उसका दूसरा होता है, कौन सा होता है याद हो तो, डबल यूज करते हैं ना अपन। तो फिर फ्लॉट की जगह क्या यूज करेंगे अपन, डबल यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये तो प्रोटोटाइप हुआ अपना, और इसके बाद इसकी भी एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वाइड क्यों इसी में लिख देते ना अपन, ये देखो यहाँ पर अपन गए, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो एक वैल्यू तो एंटी में आएगी और दूसरी किस में आएगी अपनी, डबल में। काम खत्म। अब रन करें इसको भी, एक को और कॉल करना पड़ेगा, तो नाम तो वही देगा एक्स वाई जेड। तो इस बार जब मैं कॉल करूंगा, वैल्यू मैंने अपने अकॉर्डिंग 43 और 98 पॉइंट लाइक दिस कुछ भी एंटर करवा दिया। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले जो मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, तो कौन सा वाला कॉल होगा, ये पहला दूसरा तीसरा, नाम तो तीनों का क्या एक्स वाई जेड ही है ना, और एक्स वाई जेड तो ऑब्वियसली पहला वाला कॉल होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट है। अभी एक्स वाई जेड ये वाला कॉल किया तो कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला हो जाएगा। और अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू और एक डेसिमल वैल्यू पास की तो कौन सा वाला होगा, थर्ड वाला, क्योंकि ये वो ले सकता है ना। आ रहा समझ में? तो ऐसे अपन ओवरलोडिंग को रिजॉल्व करते हैं कि भले ही हमारे पास सेम नाम के फंक्शन हो, क्या हो, सेम नाम के फंक्शन हो, बट सेम नाम के फंक्शन अगर हमारे पास हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस ये 2 रूल याद रखने, या तो आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कीजिए या फिर उसका टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या कीजिए, डिफरेंट कीजिए। इतना क्लियर है? रन करें और रिटर्न 0 लगा देंगे, बस 3 बार वो करके एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। रन किया मैंने तो ये आगे दिख रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए अब एक कंसेप्ट जो आपने बोला था उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन में किसी को डाउट है क्या, ऑनलाइन वालों को? नहीं सर, नहीं है। देखो अब इसके अंदर आप जो लेट आए वो देखना, ये समझे, वो वाला समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में समझ लेंगे अपन। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, क्या नाम है आपके चैप्टर का, डिफॉल्ट पैरामीटर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर या बोल सकते हो आप पैरामीटर ज़्यादा अच्छा है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आप नाम दो उसको, क्या दोगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम हमारे फंक्शन को जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन को क्या दे देंगे, हम एक पहले से डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। क्या दे देंगे, पहले से डिफॉल्ट वैल्यू। कैसे, जैसे अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, जैसे मैंने क्या किया, हैश इंक्लूड आयोस्टेम और फिर इसके बाद यूजिंग
नेम स्पेस std और फिर उसके बाद क्या कर दिया अपन ने, एक फंक्शन बनाया, कोई से नाम से बना लेते, void xyz। नहीं बेटा देख लो, फिर बात करोगे, फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया, या तो बात कर लो या फिर समझ लो, दोनों में से कुछ भी कर लो। अरे तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय तो अब मेरे से पूछो ना, फिर क्या ही मतलब क्लास के बाहर ही चले जाओ, ध्यान ही नहीं अपना है। जब टॉपिक ही नहीं पता अपने को, यहाँ बैठने का क्या ही मतलब। ये अपने सुना नहीं था पूछ तो ये लिखा था मैंने ऊपर, ये लिख तो रखा है, देख नहीं रहा और उसका इलाज फिर तो एक ही है, बोलो तो बताऊं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, अपन ने पहली बात तो एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू अपन पास करेंगे, ठीक है। चलो तीन ले लेते हैं, एक में समझ में नहीं आएगा तो कम से कम तीन तो अपन लें, एक एंड, दूसरा एंड, फिर तीसरा एंड, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तीन इंटीजर वैल्यू पास करेंगे इस XYZ फंक्शन के अंदर, ठीक है। जब भी इस XYZ फंक्शन को कॉल करेंगे तो कितने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे आपको, तीन आर्गुमेंट, क्योंकि हमको तीन आर्गुमेंट देनी पड़ेंगे इस फंक्शन को। क्यों, क्योंकि हमने डिफाइन ही किया ना कि फंक्शन को कितने आर्गुमेंट देना है, तीन आर्गुमेंट देने ही देना है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे फंक्शन को कॉल करूँगा, तो फंक्शन को कॉल किया मैंने किसको, XYZ को। अब जब XYZ को कॉल किया 10, 20 और 30, तो कितने आर्गुमेंट दे दिए मैंने। बेटा मोबाइल साइलेंट कर लो अपना जल्दी, तो अभी मोबाइल की जरूरत पड़ रही है आपने, जिम में डाल लो उसको, बैग में डाल लो यहाँ पर, हाँ जरूरत नहीं है अभी तो, कि इम्पोर्टेंट कॉल मिल जा रहा, बैग में रख लो उसको अभी तो, क्लास के बाद फिर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, पबजी वबजी जो खेलना हो खेलो उसमें, ठीक है। चलो तो देखो ऐसा है कि ये वैल्यू लिखी है अपन ने 10, 20 और 30, है ना। अब ये जब कॉल होगा तो जाएगा उसकी डेफिनेशन में, जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कहाँ जाता है, उसकी डेफिनेशन में। तो ये तो क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप है कि हमने फंक्शन बनाते समय ये डिक्लेयर किया कि हम तीन वैल्यू क्या करेंगे, फंक्शन को देंगे, कॉल करेंगे उस समय। देखो कॉलिंग के समय हमने कितनी वैल्यू पास करी, तीन वैल्यू पास करी। अब जब वैल्यू पास करी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर उस वैल्यू को जब पास करेंगे तो वो डेफिनेशन पे जाएगा, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। यहाँ में लिख दो, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, प्रोटोटाइप है, और ये फिर क्या है, फंक्शन की क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट तो दिए, आर्ग्यूमेंट पास कहाँ करते हैं अपन, कॉलिंग के अंदर, और फिर ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है ना। फंक्शन को डिफाइन किया अपन ने, तो देखो ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, तीन आर्ग्यूमेंट, तो एक ए में, दूसरा बी में, और फिर तीसरा अपन ले लेंगे किसमें, सी में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो ऐसा है कि जब इनको प्रिंट करवाना है, जो भी ऑपरेशन करवाना है ना, एडिशन करवाना है आपको, मैं अभी सिंपल सा शो करूंगा ए और बी और सी की तीनों की वैल्यू को। ए की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, फिर उसके बाद टैप डिस्टेंस में बी इज इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से आएगी, बी से, और उसके बाद फिर टैप डिस्टेंस में सी इज इक्वल्स टू, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सी से, ठीक है। तो अभी रन करूंगा तो पहली बात तो ये मेन से एग्जीक्यूशन चालू होता है प्रोग्राम का। XYZ फंक्शन को जब कॉल किया तो तीन वैल्यूज जा रही है यहाँ से, है ना। तो कॉल करते हैं तो जाता कहाँ है, कॉल डेफिनेशन में, ये रहा डेफिनेशन, डेफिनेशन में गया तो ए की वैल्यू कितनी मिली 10, बी की कितनी मिली 20, सी की कितनी मिली 30, ठीक है। फिर तीनों की वैल्यू क्या हो रही, प्रिंट हो रही है, और फिर वापस फंक्शन का कॉल जो है वही रिटर्न जाएगा जहाँ से कॉल आया था, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 10, 20 और 30 आना चाहिए, और बी और सी की वैल्यू, तो ये देखिए आया कि नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जब फंक्शन कॉल करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, कितने, ओनली दो आर्ग्यूमेंट, कोई से भी दो आर्ग्यूमेंट, तो अब क्या होगा, चल जाएगा, एरर आएगी, या दो वैल्यू दिखा देगा, क्या लगता है आपने को, दिखा देगा। और कोई ऑनलाइन में क्या है कि एरर, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं क्या हो दिखा सकता है, देगा सर। दिखा देगा, दो वैल्यू दिखाएगा, तो फिर Z C में, वो गार्बेज वैल्यू दे देखिए ये कंसेप्ट में हाँ क्लियर कर हाँ दो, हाँ ठीक है। सर। देखो ऐसा है कि जब भी अपन
फंक्शन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट्स कम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फंक्शन को जब भी कोई फंक्शन बनाया जाता है तो उसका टाइप यहाँ डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफाइन। कि हमने ऊपर डिफाइन कर दिया कि उसको कितनी वैल्यू देना है, 3 तो देना ही देना है। अगर 3 में से एक भी कम देंगे तो फंक्शन वर्क नहीं करता है ना। फंक्शन की ये डेफिनेशन ये है कि अगर आप फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हो तो आपको प्रोटोटाइप जब दे रहे हो तो उसमें डिफाइन कर दिया कि आपने 3 देना ही देना है। तो अगर एक की प्लेस अगर खाली होगी, 2 की भी खाली होगी या एक भी नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है ना। देखिए मैं रन करूंगा तो इस वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए प्रॉब्लम होगी तो वो देखो एरर देगा उस वाले लाइन में अपने को। ये देखो दे दिया उसने एरर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू फ्यू एरर आ रही है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट कम है, कुछ कम है, दिख रहा है ना। तो 3 देने थे, अपन ने कितने पास करे वो दिखा रहा है 2। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो कि अगर मुझे 2 ही करना है फिर भी चलाना है। अगर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि चलो मैं एक ही पास कर रहा हूँ, एक ही पास करी वैल्यू फिर भी मुझे चलाना है, तो भी एरर आएगी, अभी तो आपको पता ही। और मैं अगर किसी केस में एक भी ना पास करूँ तब भी मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में फिर कंसेप्ट आता है किसका, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इफ वी, यदि हम डोंट सप्लाई, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये फिर डिफॉल्ट शॉर्ट में लिख दो ना आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव, हम दे सकते हैं, वी कैन गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू, DFAULT डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन। मतलब हमारे फंक्शन को क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर कोई कॉलिंग के समय कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उन डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा। तो हम पहले से क्या करेंगे, फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। तो ये है कि बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन। हमारे फंक्शन को हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, ठीक है। कब, तो ये काम कब आएगी, इफ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, इफ वी डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, यदि हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, ठीक है ना, डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट, सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई आर्ग्यूमेंट हमने कम सप्लाई किए या आर्ग्यूमेंट नहीं सप्लाई किए तो उस केस में वो क्या लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आ रहा समझ में, कौन सी वैल्यू लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू, जो हम उसको पहले से दे रखेंगे कि अगर मैं इन केस की नहीं पास करता हूँ वैल्यू तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो हम वैल्यू पास करेंगे वो ये वैल्यू लेगा वो, तो अदरवाइज पास्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो बस ये डेफिनेशन है इसकी, और एक छोटा सा रूल है इसका वो बताऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं अपन फिर समझते हैं। तो क्या लिखा है कि अगर हम कोई सप्लाई नहीं करें अगर वैल्यू किसी फंक्शन को, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, और जो डिफॉल्ट वैल्यू दी जाएगी वो फंक्शन हमारा उन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ क्या कराएगा, वर्क परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। जैसे आप डिफॉल्ट वैल्यू हम देंगे कहाँ, तो हमने फंक्शन यहाँ बनाया, शुरुआत करी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग असाइन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वैल्यू में रखना चाह रहा हूँ कितनी, 15, और बी की मैं रखना चाह रहा हूँ कितनी, 25, और सी की मैं रखना चाह रहा हूँ वैल्यू कितनी, 35। ऐसे मैंने 3 वैल्यू क्या कर दी, अलग अलग असाइन कर दी। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्यों कर, ये क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू अपन सेट कर रहे हो, डिफॉल्ट जो भी होता है वो सब प्रोटोटाइप में देना पड़ता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि अपन ने सेट किया था ना कि 3 आर्ग्यूमेंट देने ही देने हैं, तो 3 आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे, एक कम दोगे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिया, इसको अब फंक्शन को ही डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया कि अगर फंक्शन में कम वैल्यू आएगी तो वो क्या करेगा, उन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वर्क परफॉर्म करेगा, इसलिए फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देना है। कॉलिंग के समय तो अपन देंगे ही, अगर देखो कॉलिंग के समय देंगे तो वो कॉलिंग वाले को एग्जीक्यूट करवाएगा, बट अगर कॉलिंग के समय कोई वैल्यू कम है या वैल्यू है ही नहीं तो फिर वो कौन सी वैल्यू लेगा, जो हमने फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। अब कुछ उसके बाद ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू कहाँ से लेगा, फिर ये डिफॉल्ट वैल्यू से लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे, इसमें भी मैंने पास कर दिया लाइक 35, तो अब देखो सब चल जाएंगे मेरे, क्यों, क्योंकि देखो इसमें पास्ड वैल्यू आएगी, बताओ इसमें 15 20 में 35 आएगा, 10 20 30 आएगा, क्या आएगा, पास्ड वैल्यू लेता है ना, मैंने लिख रखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, इफ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। जब सप्लाई नहीं करोगे तो वो इस डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा, अदरवाइज पास्ड वैल्यू, नहीं तो क्या लेगा, वो पास्ड वैल्यू को लेगा। क्लियर है? तो अपन ने फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कर रखी है, तो वो पहले तो ये वाला आउटपुट आएगा, दूसरे में क्या आउटपुट आएगा,
हाँ, ये सी की वैल्यू वो कहाँ से लेगा, 35 से लेगा, और 90 यहाँ है तो 25 और 35 कहाँ से लेगा वो, यहाँ से। और ये एक्स वाई जेड में तो एक भी वैल्यू नहीं है, तो फिर वो कहाँ से लेगा, यहाँ से, तीनों से ऊपर से लेगा। एक बार चेक कर लेते हैं चल भी रहा कि नहीं। अरे यार स्लैश नहीं लगाया अपन ने, यहाँ पे लगा दिया स्लैश। ठीक है, शुरुआत में है ना, ताकि वो लाइन चेंज हो जाएगी हर बार ए के प्रिंट होने से पहले। ये 4 बार कॉल किया था। अच्छा हाँ, ए की वैल्यू ये दिख रहा है, ये एग्जैक्ट वही वाली जो पास्ट वैल्यू थी। इसमें ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू 35, इसमें ये दो वैल्यू डिफॉल्ट है ना, 25 और ये 90 अलग से, और इसमें तीनों वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू। क्लियर है इतना। तो अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप कोई फंक्शन में वैल्यू कम भी पास करो और उसमें भी फंक्शन चले, तो आपको उस फंक्शन को क्या देना पड़ेगी, डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ऑनलाइन में बेटा किसी को डाउट हो तो बता दें। नहीं सर। देखो लेकिन इसमें क्या है, इसका एक रूल याद रखना है आपने को, ऐसा डिफॉल्ट वैल्यू हम कहीं से मन से भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। एक रूल है, आप अपने अकॉर्डिंग दोगे तो गलत हो जाओगे। देखो रूल ये है कि वंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग a default value, once we have started giving a default value to the function, once we have started giving a default value to the function, so all the next arguments must contain a default value। देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि यदि आपने वंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन, यानी हमने हमारे फंक्शन को अगर एक बार वैल्यू देना स्टार्ट की जहाँ से, सो ऑल द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट कंटेन अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसके बाद के जितने भी आर्ग्यूमेंट है सब में एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने अभी वैल्यू कहाँ से देना स्टार्ट करी, डिफॉल्ट वैल्यू ए से, तो मुझे बी और सी में भी देना मैंडेटरी होगी। अगर मैं ऐसा है कि यहाँ मिस कर दूँ कि अगर बी में नहीं डाल रहा हूँ और वैल्यू में सी में भी नहीं दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगी एरर। क्या होगी, एरर आएगी मेरे पास, क्योंकि अगर एक में नहीं दी, देखो जैसे मैं इसको रन करूँ तो देखो आ गई एरर उसी लाइन में। क्लियर हुआ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 3 है ना, 3 पैरामीटर जो तीनों में देनी पड़ेगी, अगर एक में दिए तो तीनों में देनी पड़ेगी, 2 मिसिंग है अपने पास। देखो ये दिखा रहा ना यहाँ पर, एक ऊपर एरर होगा डिफॉल्ट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2, 2 अपने पास क्या है, मिसिंग है ना। क्लियर है इतना, मतलब जहां से स्टार्ट किया अपन ने उसके बाद के सभी में क्या देनी पड़ेगी अपने को, एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो हमने बी से स्टार्ट किया, बी से वैल्यू देना क्या करी, स्टार्ट करी, तो ऐसा नहीं कि मैं ए और ए में तो स्किप कर सकता हूँ बट सी में स्किप नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर इस केस में यहाँ रख दिया मैंने 35, ठीक है, तो अब चल जाएगा कि नहीं, चल जाएगा, पर ये वाले में अटकेगा ना, ये वाले में, क्योंकि एक वैल्यू एक और मिस चाहिए, एक के लिए वैल्यू, ये वाला नहीं चलेगा, तो उसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। अब मैंने रन किया, देखो अब चल जाएगा, देखो दिख रहा है 25 35 ले लिया उसने, बस ए की वैल्यू नहीं मिल सकती क्योंकि ए के लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो ऐसा है कि जहां से आपने दी उसके बाद के सभी में क्या देनी पड़ेगी अपने को, एक डिफॉल्ट वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। एक्स वाई जेड रहता और फिर रन करता तो इधर आ जाएगा। हाँ ये एरर दे रहा ना, यहाँ पे दिख रहा ना, एरर दे देगा वो, क्योंकि ए के पास कुछ वैल्यू तो, एक वैल्यू तो होनी चाहिए उसके पास। ये देखो उस एक्स वाई जेड वाले में एरर आ गया, खाली वाले में दिखाई दे रहा है ना, तो ये ए के लिए मिसिंग है ना अपना आर्ग्यूमेंट, नॉट डिक्लेयर हेयर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन, उसमें भी कुछ कम है ना, दिखाई दे रहे हैं, एक कम है ना उसके अंदर, तो एक तो देना ही पड़ेगा उसको। और अगर चाह रहे हो कि एक भी नहीं दे तब भी चले, तो फिर सबको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है इतना, अब जाके सारे चल जाएंगे अपने। तो ये ऐसा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। क्लियर हो गया। तो फंक्शन को क्या दे सकते हैं हम, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, कि अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करें कॉलिंग के दौरान, तो फिर वो फंक्शन भी तब भी वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब रूल भी याद रखना उसका, आगे डिस्कशन करते हैं अपन। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की अगर अपन बात करें तो समझ लेते हैं इसके अंदर अपन इनहेरिटेंस, है ना। इनहेरिटेंस ना शायद बहुत सर हो गया सर, समझ लेंगे हम लोग। उससे पहले एक स्टैटिक मेथड, क्यों अभी स्टैटिक मेथड नहीं पढ़ी ना मैंने, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक फंक्शन है ना, अभी नहीं पढ़ा है ना स्टैटिक मेथड स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ओनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट
एंड आउटसाइड द क्लास, और उसके बाद चालू करा था अपने शायद कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर अपने क्या पढ़ा था, ये ओवरलोडिंग पढ़ा ना। ठीक है, चलो ठीक, स्टैटिक मेथड अपन पढ़ लेते हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताएं। स्टैटिक रुका हुआ, हाँ है ना। स्टैटिक मेथड, मेथड से पहले अपन स्टैटिक डेटा मेंबर डिस्कस करते हैं, फिर मेथड पे आते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। तो डेटा मेंबर किसको बोलते हैं अपन सी प्लस प्लस में? वेरिएबल को, है ना। बताया था मैंने कि डेटा मेंबर किसको बोलते हैं अपन, वेरिएबल को बोलते हैं, ठीक है ना। और फंक्शंस को क्या बोलते हैं यहाँ पर सी प्लस प्लस में? मेथड बोलते हैं। मेथड या फिर उसको एक और नाम दिया था मैंने, क्या नाम बताया था, मेंबर फंक्शन, है ना। मेंबर फंक्शन या मेथड दोनों नाम जानते हैं ना अपन, ठीक है। तो वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन सी प्लस प्लस में? डेटा मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल यानी ऐसा वेरिएबल जो कैसा होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक यानी फिक्स रहेगी, जो चेंज नहीं होगी। स्थायी बोलते हैं ना एक तरीके से अपन, है ना। तो फिक्स हो जाएगी वो। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मेरे पास, और उस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऐसा है कि अपन जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में अपन अलग अलग वैल्यूज देते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर ऐड करवाना है, तो मैं एक बार ए और बी की वैल्यू कुछ और दूंगा, अगली बार में कुछ और दूंगा, अगली बार में कुछ और दूंगा। सही बात है कि नहीं? ऐसे अपन अलग अलग वैल्यूज देंगे, लेकिन मुझे ऐसा कि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो कल हमने उसके लिए कंस्ट्रक्टर भी देखा था, कंस्ट्रक्टर भी देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, सेम वैल्यू कॉपी हो जाती है। लेकिन उसमें पता है कंस्ट्रक्टर में क्या है, कॉपी तो हो जाती है, लेकिन जब हर एक ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, तो डेटा तो सेव हो रहा है ना उसके अंदर। पहले ऑब्जेक्ट में भी सेव होगा, दूसरे में भी सेव होगा, तीसरे में भी सेव होगा। अब सब में जब डेटा सेव होगा तो मेमोरी का लॉस होगा। क्या होगा, मेमोरी लॉस। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कि आप एक जगह डेटा सेव करवाओ और सब में क्या कर दो, शेयर कर दो, तो उसमें आपकी मेमोरी बच जाएगी, क्योंकि एक ही जगह डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। और जब जब जिस ऑब्जेक्ट को जरूरत पड़ेगी उसी ऑब्जेक्ट को अपन डेटा क्या कर देंगे, दे देंगे, तो उससे आपकी मेमोरी बचेगी। क्लियर है इतना? तो स्टैटिक मेथड इसी के लिए यूज किया जाता है कि आप केवल एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। देखो अलग अलग है तो अलग अलग की तो अलग अलग डेटा स्टोर करना पड़ेगा, वहां तो मेमोरी डेफिनेटली जाएगी सही आपकी। लेकिन हम सारे की मेमोरी आपको बचाना है अपने डेटा की, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक स्टैटिक डेटा मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर की कुछ की पॉइंट्स अपने को याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, तो जब भी आपको स्टैटिक डेटा मेंबर बनाना हो तो आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड। एक स्टैटिक, जैसे अपन ऐसा लिखते हैं ना नॉर्मल इंट ए लिखते हैं, तो आप इंट से पहले क्या लगाओगे, स्टैटिक एक कीवर्ड लगाओगे, तो एक स्टैटिक क्या बन जाएगा, डेटा मेंबर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज कि अब जैसे कल क्या था कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कब, जब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये पढ़ा था अपन ने। वैसे ही स्टैटिक मेथड जो ये वेरिएबल होता है ना इसके अंदर, स्टैटिक डेटा मेंबर, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जीरो चले जाता है। क्या चले जाता है, जीरो। कब जाता है जीरो, जब हमारी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनता है, ओनली पहला ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट बनेगा तब नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या था, कंस्ट्रक्टर हर बार जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा तब तक क्या हो रहा था, कॉल हो रहा था। देखा था ना वो अपन ने एग्जाम्पल दिया था, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट, उस टाइप से। तो अभी क्या होगा कि स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक डेटा मेंबर के अंदर, जब भी हम कोई वेरिएबल मतलब के अंदर जो भी वैल्यू, जैसे जीरो कब जाएगा, जब आपका पहला ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, ओनली फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें ऑटोमेटिक कितना चले जाएगा, जीरो चले जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वैसे ही जीरो, ठीक है। तीसरी चीज कि जो इसकी वैल्यू वो तो स्टैटिक होगी, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें ओनली एक ही कॉपी बनती है, ओनली वन कॉपी इज क्रिएट। कितनी कॉपी बनती है इसकी, केवल एक कॉपी। और एक ही कॉपी क्या होती है, एंड शेयर्ड बाय ऑल। और क्या हो जाती है, सभी में क्या हो जाती है, वो शेयर हो जाती है। मतलब एक ही कॉपी बनेगी और सब में क्या होगी, शेयर। अब जब एक ही कॉपी है, अगर मान लो 10 कॉपी होगी तो 10 जगह स्टोर होगी, पर एक ही कॉपी तो एक ही कॉपी शेयर हो रही, तो इसमें क्या होगा, आपका मेमोरी बचेगा, है ना, क्योंकि 10 जगह थोड़ी स्टोर हो रही है वो तो एक ही कॉपी और सब में शेयर हो रही है। आ रहा समझ में? तो इसलिए क्या होगा, आपका मेमोरी बचेगा। बस इतना इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को। ये कुछ की पॉइंट्स, हालांकि की पॉइंट सब लिखे हुए हैं, वो थ्योरेटिकल मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना चैनल है उसमें आप जाएंगे सभी, और उसके बाद फिर आपको ओपन C++ वाला ग्रुप करना है। उसमें जाना आप, स्टैटिक दूसरे नंबर का PDF है ना, इसमें आप जाना। तो की पॉइंट सारे यहाँ लिखे हुए हैं जो मैंने बताया अभी। देखिए, फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक कीवर्ड वी यूज स्टैटिक डेटा मेंबर बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे अपन, स्टैटिक कीवर्ड। ओनली वन कॉपी इज क्रिएट एंड शेयर बाय ऑल। वही मैंने लिखा था ना, एक कॉपी बनती है और सब में क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। और इट इज इनिशियलाइज फ्रॉम जीरो व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास।
जब भी उसकी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा ऑटोमेटिक उसमें कितना चले जाएगा 0, और इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बस एक नया पॉइंट और है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हर, अब जैसे मान लो आप 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अब 10 ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अलग अलग डेटा, किसी ऑब्जेक्ट में ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी, किसी में ए और बी की कुछ और होगी, तो अब मैं जेड की वैल्यू सब में अलग अलग जाएगी, तो जेड तो मेमोरी लेगा ना, जेड क्या करेगा, मेमोरी लेगा कि नहीं। तो जेड को अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर ही रखते हैं, है ना। जेड को क्या करेंगे, जेड एक मान लो एक कोई स्टैटिक डेटा मेंबर होगा अपना, इस तरीके से जेड को अपन क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो बाहर रखेंगे तो वो क्या होगा, स्टैटिक है तो वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। हाँ, क्लास का पार्ट जरूर है, लेकिन वो किसका पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले ऑब्जेक्ट में लेना होगा, या फिर 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें भी नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, बाहर ऑब्जेक्ट के। लेकिन क्लास लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी तो लेना पड़ता है। हाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से बाहर रहेगा। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में जाएगा तो डेटा वही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ना। तो हर एक में डेटा, जैसे आपको पता है कि अगर मान लो एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। एक इंटीजर कितने लेता है, 4 बाइट। अब मान लो z की वैल्यू 5 है, क्या है, 5 है। अब आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो 10 ऑब्जेक्ट में z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 5 जोड़ो तो कितना हो गया, 4 40 हो गई, 40 बाइट आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो एक ही जगह स्टोर होगी ऑब्जेक्ट के बाहर, एक बार स्टोर हुई तो कितने बाइट ली उसने, 4, तो वही 4 को क्या कर रहा है, सब में शेयर कर रहा है। तो शेयर कर रहा है तो वो स्टोर नहीं हो रही, खाली क्या हो रही है, शेयर हो रही है। आ रहा है, वो बनी अलग है मेमोरी, और सब में क्या हो रही है, शेयर हो रही है। ऐसा है, क्लियर है। तो वो एक ही बार लेगा बस उसमें, बाकी फिर डेटा जो है अपना मेमोरी बच जाएगी। ठीक है, हर बार अपने को वैल्यू भी नहीं डालनी पड़ेगी, एक ही बार वैल्यू देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो अपन एक आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद एक क्लास बनी। तो क्लास का नाम जैसे मैंने क्या रख दिया, एक डेमो नाम से क्लास बना ली। किस नाम से बना ली, डेमो। अब इस क्लास के अंदर अपन एक प्राइवेट एट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो मैं 2 बनाऊंगा इसके अंदर, है ना। कौन कौन से, एक तो नॉर्मल डेटा मेंबर और एक स्टैटिक डेटा मेंबर, है ना। ये कौन से डेटा मेंबर है, अपने नॉर्मल है, इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल डेटा मेंबर, है ना। ये अपने नॉर्मल डेटा मेंबर है। नॉर्मल डेटा मेंबर समझते हैं ना अपन, मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स है ना, मतलब स्टैटिक नहीं है। और अगर स्टैटिक बनाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा, स्टैटिक नहीं, स्टैटिक डेटा नहीं लिखना है, ओनली स्टैटिक लिखना है। और मैंने एक जेड नाम जैसे बना लिया, है ना। तो ये नॉर्मल, इसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा तो मतलब ये कौन सा हो गया, नॉर्मल डेटा मेंबर हो गए, और इसके आगे स्टैटिक लगा दिया मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर हो गए। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो जो नॉर्मल डेटा मेंबर होता है इनकी वैल्यू जो है, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ए और बी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होंगे। और जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं होते। बोला था ना उसने, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं, वो अलग ही रहेंगे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो अब, हाँ क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेंगे बट ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अपन एक पब्लिक के अंदर अब इनकी वैल्यूज अपन लेंगे, तो वॉइड एक गेट डेटा नाम से क्या बना देते हैं अपन, फंक्शन। तो एक वैल्यू में किस में ले लूँगा, एक ए की वैल्यू अपन एक काम करते हैं एम में ले लेंगे, और बी की वैल्यू किस में ले लेंगे, एन में, है ना। तो जब फंक्शन कॉल करेंगे इस गेट डेटा को तो कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं अपने को, 2 आर्ग्यूमेंट। तो मैं ए की वैल्यू किस में, एम में, एम से लेंगे ना, और बी की वैल्यू किससे लेंगे अपन, एन से। ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या अपनी, ये देखो अब हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को शो करवाना है। तो किस नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, कोई से भी नाम का, एक शो नाम का क्या बना दिया फंक्शन, जो क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा मेरी ए और बी की वैल्यू को। तो एक ए की वैल्यू शो करवाएगा ए से, और उसके बाद टैब डिस्टेंस में एक बी की वैल्यू शो करवाएगा, कहाँ से, ये अपने बी से। ठीक है, काम हो गया खत्म। चलो अब देखो, आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर तो है नहीं। अब जो भी चीज ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती, क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसके लिए आपको जब हमारी क्लास एंड होती है उसके बाद एक लाइन लिखनी पड़ती है। देखो क्या, कि हमारे पास जो डेटा टाइप है, स्टैटिक सॉरी डेटा मेंबर जो है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है ना। तो स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए एक अलग से लाइन लिखनी है अपने को, कि हमारे पास इंटीजर टाइप का कौन सी क्लास में, डेमो नाम की क्लास में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, और किस नाम का वेरिएबल है, जेड नाम का। तो ये अलग से आपको उसको बाहर डिफाइन करना है ना, क्योंकि वो हर एक ये वैल्यू क्या करेगा, जेड में जो भी वैल्यू होगी वो हर एक को वैल्यू शेयर करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट को। बस एक लाइन लिखनी है अपने को कि हमारे पास इंटीजर टाइप का डेमो नाम की क्लास में कौन सा है एक, अगर जैसे फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को भी ऐसे डिफाइन करेंगे। अभी तो केवल वेरिएबल है, वेरिएबल को अपन लिख देंगे डायरेक्ट, डेमो क्लास के अंदर मतलब एक जेड वेरिएबल है जो स्टैटिक है।
क्लियर है इतना, उसको डिफाइन करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, देखना अब मेन में गए अपन तो ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का क्या बनाया मैंने, पहला ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो पहला ऑब्जेक्ट बना तो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई पहले तो आप ये समझो। अगर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए, ठीक है, अब क्लास के अंदर क्या ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लास की सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो क्लास के अंदर दो सेक्शन है, कौन कौन से, एक तो प्राइवेट है और एक पब्लिक सेक्शन है। और पब्लिक में कौन कौन से फंक्शन है, एक तो गेट डेटा है ना, जीडी लिख तो समझ जाओगे, गेट डेटा, और एक और कौन सा फंक्शन है, एक शो नाम से आई थिंक है ना, ये दो फंक्शन है। और प्राइवेट के अंदर क्या है, एक ए है एक बी। अब आप बोलोगे कि सर जेड भी तो है, लेकिन जेड क्या होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। तो वो होगा का कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो होगा इस ऑब्जेक्ट के बाहर। आ रहा समझ में, तो जेड वेरिएबल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के कहाँ होता है, बाहर होता है। आ रहा समझ में, वो वेरिएबल है ना, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है, ये ऐसा वेरिएबल है वो जेड, ठीक है। तो वो क्या होगा, जेड बाहर होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपकी क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें ऑटोमेटिक कितना चले जाएगा, 0 चले जाएगा। तो ये जैसे ही आपने डबल ए बनाया और जैसे ही डबल ए बना तो बनते से इसमें कितना चले गया, 0 चलेगा। तो 0 से क्या हो जाता है, इनिशियल। अब 0 क्या करेंगे, अब देखो अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें 0 पड़ा रहेगा, तीसरा ही बना रहेगा तो 0, क्योंकि बढ़ता नहीं है 0 से। तो हम एक काम करते हैं ना, जैसे हम ए और बी में क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यू, वैसे हम काम करते हैं जेड की वैल्यू में कुछ चेंजेस करवा देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी वो गेट डेटा फंक्शन कॉल करें तो हमेशा उस जेड की वैल्यू में क्या होना चाहिए, 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, कितने ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे आप 3 ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, कितने बना लिए, 3। अब वो पहली बार में केवल 0 से इनिशियलाइज करता है, बाकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो बस पहली बार जब ऑब्जेक्ट बना तो कितना हो गया, वो 0 हो गया। अब मैं काम करता हूँ, 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 आपको यहाँ भी लिखने पड़ेंगे एज इट इज। तो 3 ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर लेते हैं, एक डबल ए हो गया, एक कौन सा हो गया, डबल बी हो गया, और एक कौन सा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके अपन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट हो गए अपने, 3 ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो जब ये पहला बना तो इसमें कितना चलेगा बताओ, 0, कितना हो गया, 0। अब एक काम करते हैं अपन, पहली बात तो इसमें वैल्यू डालना है ए और बी में, तो किसको कॉल करना पड़ेगा, गेट डेटा। गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू लेगा। तो अपन इस डबल ए से कॉल करते हैं किस फंक्शन को, गेट डेटा फंक्शन को, है ना। तो गेट डेटा फंक्शन को पहली बात तो कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, दिखाई दे रहे हैं ना अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, एक वैल्यू 10 पास कर देते हैं और क्या कर देते हैं 20। तो ये जो मेरा 10 और 20 वो कहाँ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट की ए और बी में। तो यहाँ पे चले जाएगा कितना 10 और यहाँ चले जाएगा 20। और इसके बाद हुआ क्या कि z कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। तो z में कितना था 0 और 0 + 1 कितना हो गया 1। देखना ये वाली अपडेट होगी कितनी हो जाएगी अपनी, 1 हो गई। फिर इसके बाद मैंने फिर से क्या किया, डबल बी से इस बार कॉल किया किसको, गेट डेटा को, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालनी है। इसमें क्या वैल्यू डालनी है मुझे, जैसे अपने अकॉर्डिंग 30 40 कुछ भी आप डाल दीजिएगा। तो ये फिर से कॉल हुआ तो कहाँ जाएगा अपनी डेफिनेशन में, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, n की 40। तो वो वैल्यू किस में जाएगी, a में और b में। तो डबल बी के और b में, तो एक वैल्यू यहाँ जाएगी और एक वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अरे क्लियर हो रहा कि नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद सुनो क्या करेंगे अपन, तीसरी z भी तो बढ़ेगा ना, हाँ हाँ वही तो, z भी बढ़ेगा ना। तो z कितना हो जाएगा, 1 से फिर बढ़ा तो 1 था, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर तीसरी बार एक डबल सी बचा लास्ट, तो उसमें भी अपन वैल्यू डाल ही देते हैं। डबल सी के बाद साथ फिर अपन ने कॉल किया और तीसरे ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू लिया अपन, 50 60 कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू ले ली मैंने 50 और क्या 60। अब क्या होगा, यहाँ पे सी ए में जाएगी 60, क्यों 50 60 लिखते क्या, 50 60, एक में 50 ले लिया और एक में क्या चली गया 60 चली गया, ठीक है। ये सारी वैल्यूज चली गई। अब मुझे शो करना है, तो जब मैं डबल, अच्छा इंक्रीमेंट वो रही जाता, एक से फिर से बढ़ेगा वो तो भाई 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये z हो गया अपना 3। अब देखो जब मैं शो को इस डबल ए से आप किसको कॉल कराएं अपन, शो को, डबल बी से भी करवा देते हैं शो को और डबल सी से भी शो को। तो देखो जब शो को कॉल करेंगे तो कितनी वैल्यू शो होगी, ए और बी की, लेकिन हम z की भी तो शो करवा लें। z इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या करते थे स्लैश टी डेप्थ डिस्टेंस में, और वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए
जेड से। तो ए की वैल्यू आएगी, बी की आएगी और किसकी आएगी, जेड की आएगी। क्यों जेड है कि नहीं, इसमें एरर क्यों देना जेड में, अरे वो तो ठीक है लेकिन जेड में अच्छा डब्बो नहीं लगा, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए से आ जाएगी, बी की वैल्यू बी से आ जाएगी और जेड की वैल्यू किससे आ जाएगी, जेड से आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले डबल ए से शो करें। डबल ए से जब मैंने शो को कॉल किया तो देखो ये शो कॉल हुआ, यहाँ गया। अब ए की वैल्यू कितनी है डबल ए में बताओ, 10 है, तो वो 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 20, और जेड में कितना है, जेड तो इसमें है ही नहीं। तो वो क्या करता है जेड, पता है स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू जो वो शेयर करेगा, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है 3, तो वो इसको दे देगा, तो 3 इसको मिल जाएगा। आ रहा समझ में, 3 इसमें भी शेयर हुआ, ठीक है। अब जब मैं दूसरी बार कॉल करूंगा, डबल बी से शो को कॉल करूंगा, तो फिर क्या वैल्यू आएगी 30 40, और फिर ये जेड की वैल्यू इसमें भी शेयर होगी। आ रहा समझ में, तो इसको ही मिल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी Z3। फिर वापस से हम अगर कॉल करें किसको, डबल सी को, ठीक है। और फिर अपन ने शो को कॉल किया, तो इस बार फिर क्या होगी वैल्यू मेरी, क्या हो जाएगी 50 40 40 था 60 था, ठीक है। और Z कितना हो जाएगा, Z फिर शेयर होगा, इसमें भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, तो कितना हो जाएगा वो जो भी होगा, और उसको खत्म कर देते हैं अपन यहीं पर ही, टर्मिनेट कर देते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम रन करा। ये देखो Z में कितना आया 3, और बाकी वैल्यू क्या हुई है चेंजेस हुई, क्योंकि देखो ये क्या थी, ये इंस्टेंस थी ना, इंस्टेंस मतलब क्या होती है जो चेंज होती है ना, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। बट ये क्या हो गया, क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट का मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी, स्टैटिक रहेगी। आ रहा समझ में। और इंस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है ना। सर अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 बार कॉल ना कर रखे, एक बार ही कर रखते तो फिर जेड की वैल्यू क्या रहती है, एक बार कॉल कराएं, जैसे एक मिनट बताना मुझे कहाँ पर, इसको हटा दूं हाँ कि ये वाला हटाना, कौन सा, हाँ बी और सी दोनों ये वाला हटा दूं, हाँ ठीक है ये हटा दिया अपन ने, ठीक है। नहीं पर ये भी हटाना पड़ेगा ना फिर हाँ हम वही नीचे show वाला। करेगा। हाँ तो Z तो 1 हुआ था ना केवल, तो 1 ही शो करेगा वो, क्योंकि अरे 0 क्यों होगा, देखो 0 तो शुरू ये, अरे तो डबल ए जब बना उस समय 0 था, ठीक है 0 था। फिर आपने कॉल किया गेट डेटा को, अब गेट डेटा कॉल हुआ तो उसने वैल्यू दी ना इसको 10 और 20 यहाँ पे आया, और Z कितने से बड़ा, 1 से बड़ा, तो वो 1 हो गया ना, तो 1 आएगी वैल्यू इसमें आपकी, ये देखो, अरे यार ये देखो आ गया, क्लियर है इतना। Z कितना आया अपना 1, मतलब एक वैल्यू स्टैटिक हो जाती है, स्थायी हो जाती है। आप चाह रहे हो कि नहीं हमको तो 50 चाहिए, सब में क्या चाहिए 50, तो आप क्या करोगे, हमको ऐसा बढ़ाना हो, हमको इसका क्या काम है Z+1 का, तो आप क्या करो हर बार क्या करो उसको 50 कर दो, ये लो बस उसको रन करवा दो, कुछ मैंने गलती तो नहीं करी ना, नीचे का सब करवा दिया शो, ये लो ठीक है। तो बताओ ये 50 कितने बार स्टोर हुआ, ये स्टोर एक ही बार हुआ है, मेमोरी में कितनी बार स्टोर हुआ है एक बार, पर वो क्या हुआ सब में। लेकिन इसमें देखो इसमें 4 बाइट भी खत्म हुई, इसमें 8 बाइट खत्म हुई आपकी, इसमें भी 4 बाइट गई, इसमें भी 4 बाइट, इसमें भी 4, इसमें भी 4, कितने हो गई टोटल बाइट 4 6 24, ठीक है 24 बाइट खत्म। लेकिन इसमें कितनी बाइट लगेगी, ओनली 4 है ना, क्योंकि मेमोरी में कितनी बार स्टोर हुआ है केवल एक बार। तो अगर ऐसा है कि आपको अगर सेम वैल्यू क्या करना है, सब में क्या करना है, सब में सब ऑब्जेक्ट में शेयर करवाना है, तो सारे ऑब्जेक्ट में शेयर करवाना और मेमोरी में एक बार स्टोर करवाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम स्टैटिक डेटा मेंबर बना लेंगे। तो इससे होगा क्या, आपका मेमोरी बच जाएगा, और दूसरा है कि हर बार उसको जेड, जैसे आप ये मान लो जेड को मैं यहाँ कर रखता, तो जेड में आपको बार बार वैल्यू नहीं डालनी पड़ती, 50 इसमें भी डालो, फिर जेड में यहाँ भी 50 डालो, मैनुअल डालनी पड़ती कि नहीं अपने, जैसे ए और बी में डाल रहे हैं अपन, और एक जैसी वैल्यू करनी थी अपने को, तो अपन ने क्या किया उसके लिए स्टैटिक डेटा मेंबर बना दिया। तो स्टैटिक डेटा मेंबर मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी सर हमेशा अपन ए और बी को भी स्टैटिक बना सकते हैं, बना सकते हो, वो तो तीनों आपकी को ही है चॉइस है, वो आप बना सकते हो अगर सब में वैल्यू सेम चाहिए, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करेगा, ठीक है आया समझ में। अब एक काम करेंगे, ऑनलाइन वाले कहाँ गए, किसी को डाउट ऑनलाइन में, प्रियल खुशी अंशिका पलक, नो सर। ठीक है तो इतना आप ट्राई नहीं करना, सर। बाकी फिर अपन कल इसमें इसी का फंक्शन पढ़ेंगे है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर हुआ, अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कल क्लास नहीं है। कल सैटरडे, कल मैं बता दूंगा ग्रुप पे डाल दूंगा जैसा भी होगा, क्लास का होगा या जो भी होगा, ठीक है ओके करते हैं सर आप वो सी के क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह कुछ हो आपके पास, क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर ले थोड़ा, आज बोला था कल करेंगे। अच्छा ऐसा,
आपको रुक आपने तो बोला था जाए क्वेश्चन करूंगा मैं सैटरडे संडे। सीखे चाहिए थे ना आपको सारे। और अरे सर यार, जैसे अभी जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो तो हम एक बार प्रैक्टिस। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा मेरे को। क्या मेरे ये वाले पीसी में नहीं, वो मेरे पास क्वेश्चन सब है हाँ। मैकबुक पे पड़े हुए वाले सारे पुराने वाले, तो आप तो उसमें से निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, आप तो एक काम करेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा हाँ वही सब आप लोग, शेयर है कर ना? दो। ठीक है।